आज़ादी एज यू सी इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया वो यहाँ नहीं रही, कभी भी नहीं रही. There was always somebody looking over the shoulder of who was our ruler. रात को फैसला हुआ कि कांग्रेसी लोग नहीं शामिल होंगे. अगर शेख साहब ने उनका इंक्लूड भी किया तो दे विल बायकॉट द राजभवन फंक्शन. ये रात को फैसला हुआ. मैंने पहली बार शेख साहब को डिजेक्शन मूड में देखा और मुझे मतलब आई हैड सीन हिम, वो मेरा महबूब लीडर बिलाउड लीडर, मुझे इतना दुख हुआ अंदर. आई वाज पेन्ड. शमीम कोई बोला मेरे सामने बोला अच्छा लेख चल चीट आ शीट लेख मेरे काश मुस्तकार सब बांध इस बनाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस काश सबस तौर फिक्र कम चीज ले इसमें तुमको शमीम सबस फोन दमस मोले जवाब देत मैं तरफ. उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो. कश्मीर लाइफ में आपका खुश आमदीद. मैं हूं मसूद हुसैन और मैं यादों की एक और कड़ी, एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं. जैसा कि आप जानते हैं, मेमोरीज कश्मीर लाइफ का पर्सनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है और पर्सनल हिस्ट्री का एक नया जॉनर है जो हिस्ट्री को इम्प्रूव करने में या वाज़ेह करने में मदद कर सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि इसको पॉपुलर हिस्ट्री समझा जाए, लेकिन पॉपुलर हिस्ट्री कभी कभी पर्सनल हिस्ट्री पर भी इन्हिसार करती है. आज के इस खुसूसी शुमारे में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर के बहुत ही अहम शख्सियत से जो सहाफ़त से वाबस्ता है. मेरी मुराद जनाब मोहम्मद सईद मलिक से है, जो जम्मू कश्मीर के सीनियर कलमकार भी रहे हैं, तजिया निगार भी रहे हैं और एक ज़माने में जम्मू कश्मीर का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था उसके सरबराह भी बने. उसके बाद वापस जर्नलिज्म में आ गए. इन्होंने कश्मीर की तारीख को बहुत नज़दीक से देखा है और इसके जो नशीब व फराज रहे हैं वाक़ात के, हालात के, उनको बहुत नज़दीकी से देखा है. तो आज इनकी ज़िंदगी, इनके कंट्रीब्यूशंस और इनकी यादाश्त के का जो अंबार है इनके पास, उसमें से थोड़ा हम इनसे चुरा के आपके साथ शेयर करेंगे. सईद साहब आपका खुश आमदीद. आपका खुश आमदीद. चलिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत याद किया आपने. सईद साहब शुरुआत मुझे लगता है कि इस बात से करेंगे कि आपका सहाफ़त में आना, जर्नलिज्म में आना एक ऐसे स्टेज में जब बहुत ही रूडिमेंट्री काइंड ऑफ सहाफ़त भी वैसी ही थी, प्रोसेस भी वैसे ही थे, तो वो जो आपकी एंट्री सहाफ़त में हुई वो कब हुई, कैसे हुई? सर मेरी एंट्री हुई 1966 में. मेरा डेट ऑफ बर्थ है. सर सुनिए, वो ऐसा है कि उस वक्त तक कोई कश्मीरी मुसलमान या कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं था. नो कश्मीरी मुस्लिम यूज्ड टू राइट फॉर एन आउटसाइड पेपर. और मैं भी एक्सीडेंटली आ गया इसमें. आई हैड नो बिजनेस टू बी इन जर्नलिज्म. मैंने भी पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का है. Before this, actually, I was for a short while, I was in the Indian Air Force. अच्छा. हाँ, तो मैंने वहाँ टेक्निकल ब्रांच, रेडार ब्रांच में, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में की ट्रेनिंग की, कुछ देर सर्व भी किया. लेकिन जब ये बच्चों की तालीम के साथ इंटरफेयर हुआ तो देन ऐसा मेरे जर्नलिज्म में आने का कोई इरादा नहीं था. आई वॉज वेटिंग टू जॉइन सिविल एविएशन वेयर आई कुड हैव मोर स्टेबल लाइफ. इस दौरान यहाँ एक अंग्रेजी अखबार निकलता था, सरकारी अखबार, जानकी नाथ जुत्सी, आपने नाम सुना होगा. बिल्कुल सुना है. नाम बहुत बड़े मतलब लिखने वाले भी थे. ही वाज शेख साहब डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो उनकी अपनी शेख साहब की पहली गवर्नमेंट थी उसमें. तो उन्होंने कहा मुझे इसके लिए लिखिए आप. उनका अखबार निकलता था एक, यहाँ सरकारी अखबार था. तो आई यूज्ड टू राइट ऑन सोशल सब्जेक्ट्स. तो सादिक साहब थे इत्तेफाकन चीफ मिनिस्टर. ही डिडंट नो मी, लेकिन वो बज़ाहिर वो अखबार पढ़ते थे. उन्होंने उसको एक बार उसका जानकी नाथ जुत्सी को बुला के कहा, ये लड़का जो ये लिखता है कौन है? ये लिखा है मोहम्मद सईद, या ये को पीछा बाटर लेखान कि मुसलमान से लेखान, मुसलमान में को निकले लेखान पढ़ने लायक लेखान.
تو اس نے کہا نہیں بلکہ شمیم صاحب MLA تھے, یہ 68 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس نے کہا شمیم صاحب میل تھے, انہوں نے کہا یہ ان کا بہنوئی ہے. شمیم صاحب کے بڑے تیز تھے وہ اسمبلی میں. انہوں نے کہا اچھا ان کو بلاؤ اسمبلی میں. تو مجھے انہوں نے اسمبلی میں بلایا, پرانے اسمبلی ہال میں. تو ہی سیڈ ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, اس نے کہا آپ یہ جرنلزم کر لو. آئی فاؤنڈ فرسٹ, پہلے میں نے ان سے پوچھے اس کا پانی لکھا مچ مسلمان کن زون زیادہ کی یو رائٹ فار آؤٹ سائڈ پیپر. ہاؤ کین آئی رائٹ, آئی ہیو ناٹ مچ آف این ایکسپیرینس. نو یور فلیئر شوز دیٹ یو کین رائٹ. دین ہی ٹاک ٹو ارونا آصف علی. اچھا, she was running, they were running a paper and called Patriot in Delhi. Yes. اگر آپ ابھی بھی جائیں گے اس سٹریٹ پر جہاں بہادر شاہ ظفر مر گئے, پہلی بلڈنگ ہے اس کو لنک ہاؤس کہتے ہیں. Yes, Link House. ان کا ایک لنک میگزین تھا اور ایک پیٹریٹ, وہ لیفٹسٹ پیپر تھا. اینڈ اٹ واز نان کمیونل, وہ مطلب اینٹی, بلکہ جو کمیونلزم کا اس کے خلاف تھا, پروگریسو تھا. تو صادق صاحب نے کہا میں ان کو کہوں گا یہ لڑکا ہے, اس کو آپ دیکھ لیجیے, اگر یہ آپ کے حساب سے پورا اترتا ہے تو ہیو ہم, ادروائز ہی ہیز اے پروفیشن. انہوں نے مجھے 6 مہینے نے کہا, تو اس دوران کہا 6 مہینے ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے. اس دوران یہاں پر شیخ صاحب کا ایک اسٹیٹ پیپلز کنونشن ہوا تھا مجاہد میں, بہت بڑی چیز تھی. شیخ صاحب حال ہی میں رہا ہو گئے تھے, بہت مطلب یہ 60 mid 60s کی بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے اسٹیٹ پیپلز کنونشن بلایا جس میں تمام پارٹیز کو فرسٹ ٹائم ہی اوپن دی ڈورز اینڈ ونڈوز آف مجاہد مدل ٹو ادر پارٹیز. ادروائز اس وقت تک وہ پلبسٹ فرنٹ چل رہا تھا, مہاجر شمالی چل رہا تھا. تو انہوں نے مجھے اس پر رپورٹ لکھنی پڑی اس کارروائی کی. وہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا. اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے, جے پرکاش نارائن نے اس کو اناگریٹ کیا تھا. دیر از ایوری پولیٹیکل پارٹی, کانگریس نے بھی اس میں کیا, بخشی صاحب نے بھی کیا, ان کی اپنی ایک نیشنل کانفرنس تھی, اور جو پارٹیاں اور باہر کے بھی بہت لوگ بہت سے اس میں لائے تھے. وید بسین, شمیم, محمد شمیم, بلراج پوری, یہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں تھی, پریم ناتھ بزاز. تو I started writing reports about that. So that was your first assignment. سنیے نا, جب وہ اپیئر ہو گئے تو جو ہمارے بعد میں دوست بنے پنڈت کارسپونڈنٹ, انہوں نے کہا یہ کون ہے, یہ کچھ تو بلا ہے محمد سعید ملک, یا اپوزیشن کچھ طرح یہ لکھا سرکاری کیسا. تو فارچونیٹلی میری بگننگ اچھی ہوئی, بیکاز مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن, آئی مسٹ سے تھینک گاڈ کہ میری رپورٹس بیٹر تھی انفارمیشن کے حساب سے, انالیسس کے حساب سے, اور تھوڑی انٹرپریٹیشن کے حساب سے. دس واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس ایز جرنلسٹ. مطلب مجھے ایک چیز ایک تو تھی, جب میں ایئر فورس میں تھا, آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دیٹ سروس. اس دوران مجھے پڑھنے کا بہت موقع ملا. میں آل دس امریکن میگزین, ٹائم, نیوز ویک, لائف وغیرہ یہ میں پڑھتا تھا. رائٹنگ اسٹائل میں نے وہاں سے سیکھا ہے. تو جب میں نے رپورٹ چھپتی گئی, ایک تو دے ور ریڈیبل اینڈ دے ور کنٹینٹفل آلسو. تو آئی کیم ٹو دا نوٹس آف جو بعد میں کولیگ بنے میرے, لیکن نیچرلی ان کو انوی ہوا کہ یہ کون ہے کیا ہے, بٹ دے تھا کتنی دیر چلے گا, یہ تھوڑی دیر چلے گا اتنا. بٹ سو ہیپن دیٹ دوز رپورٹس ور لائکڈ. تو اس سے کیا ہوا کہ ارونا آصف علی نے صادق صاحب سے کہا لڑکا اچھا ہے, اور کشمیر سے آج تو کوئی مسلمان باہر لکھنے کے لیے ان کو انکریج کریے. لیکن میری نیت نہیں تھی, ٹو بی آنیسٹ ود یو. میں نے کہا مجھے اتنی تنخواہ کیا ملے گی, میں اس میں پڑھا لکھا ہوں, میرے پاس کوالیفیکیشن ہے, میرے پاس اس میں ڈپلوما ہے, سول ایویشن میں جا کے الیکٹرانکس میں آئی ارن منی. تو صادق صاحب نے کہا نہیں, سم ٹائمز یو ہیو ٹو سیکریفائز سم تھنگ, یہاں سے تم کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو that was my entry into accidental journalist جس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نا accidental prime minister منموہن سنگھ کو کہا تھا اس نے, میں I was an accidental journalist. تو اللہ کا شکر ہے اس میں کہ there was something in me which helped me in growing rather than stagnating یا remaining there. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا نام بھی تھوڑا معروف ہو گیا, دوسرے لوگوں نے سمجھا, باہر بھی لوگ جاننے لگے. میں جب پیٹریٹ کے لیے لکھ رہا, ان کے میگزین نکل تھا لنک, تو آہستہ آہستہ وہاں سے نوٹس ہونا شروع ہو گیا. دین آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ فار سم میگزینز آلسو. تو
जब ये चल ही रहा था, मैं कहता बीच में ब्रेक कैसे आते मेरे करियर में। तो शेख साहब जब 75 में आए ना वापस, शमीम साहब एमपी थे, उन्हें उनको कहा कि वो भी नजर रखते थे वो कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, तो हम उन्होंने कहा कि उनको ये मुझे आई वांट हिम एज डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मैंने कहा मैं अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल के लिए। मैंने कहा ये तभी है जब अरुण आसफ अली मानेंगी, शी हैज बीन काइंड टू मी, तो आई कैन नॉट बिट्रे हर। तो वो उनके गई, उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली। आप मैंने कहा नहीं, जब आप राजी होंगे तब मैं करूँगा। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैं 2 साल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहा। फॉर्चुनेटली दैट पीरियड वाज आल्सो गुड। इमरजेंसी का दोनों इमरजेंसी चल रही थी। 76 की बात कर रहा हूँ, 75 में शेख साहब आए, 76 की। तो आई ऑल्सो बिकेम ए चीफ सेंसर, बट आई वाज ए फ्रेंड। मुझे याद है उस वक्त सेंट्रल में एक बड़े नाम सुना होगा, विद्याचरण शुक्ला, वीसी शुक्ला इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, बड़े प्रो संजय गांधी, बड़े अखबारों के बड़ा रूडली बिहेव करते थे, क्रूडली। उन्होंने को भी लगा कि मैं यहाँ ठीक से सेंसरशिप नहीं करता हूँ, मैं आई एम पार्शल हेयर। तो वो एक दिन, मैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन था, वो ही केम टू श्रीनगर ऑन ए विजिट। तो नेचुरली इट वाज एज अ कर्टसी एज डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, जैसे रेडियो के डायरेक्टर गए, दूरदर्शन के डायरेक्टर गए, तो मैं भी गया। उन्होंने एयरपोर्ट पर मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा आई एम डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का। उन्होंने कहा आपका नाम मोहम्मद सईद मलिक है। तो मैं थोड़ा चौंक गया, मैंने कहा ये हालात खराब। ही हैड कम, उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठिए मेरे साथ गाड़ी में, और उनको बाकी ने वेलकम किया। तो उस गाड़ी में बैठ के हम गए, उनको गवर्नर के साथ लंच करना था। एल के झा गवर्नर थे, वो मुझे अच्छी तरह जानते थे भाई, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, चीफ सेक्रेटरी भी जानते थे, सुशीतल बैनर्जी। रास्ते में उन्होंने कहा कि आई हैव टू परफॉर्म एन अनप्लेजेंट टास्क। मैंने कहा कौन सी? उन्होंने कहा ये जो आपके पास सेंसरशिप अथॉरिटी है, मैं छीनने जा रहा हूँ। मैंने कहा इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी, आई एम टेकिंग इट एज ए बर्डन। आप मैंने अपने दोस्तों के साथ ही ये नाचाकी होती है, और अगर आप ये करेंगे बहुत मेहरबानी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज एज ए ट्रू फ्रेंड बता रहा हूँ, शेख साहब विल नॉट लाइक इट। आपका आकार नया हो उनके साथ, उस पर खतरा हो सकता है, यू कैन रिस्क दैट। तो इसने ये बात नोट कर ली। तो उसके बाद जब by the time, I mean, I told him, I said, what is your problem? कश्मीर में अखबार ही कौन निकलते हैं जो बाहर जाते हैं? We are handling them properly. Has it created any issue? उसने कहा नहीं, मुझे रिपोर्ट्स आती है ये नहीं। मैंने कहा did you face any issue on this account? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा then the risk इसमें जो है वो बहुत बड़ा है। I feel LK Jha must have also said the same thing. क्योंकि बाय द टाइम उनका लंच ओवर हो गया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, तो आई बिकेम हिज डार्लिंग। ही गेव अप द आइडिया। जहाँ जहाँ मीटिंग में जाता था मुझे गशी के बहना आई वाज देयर। मैं तो मंगोस वो बदनाम गसुन शेख साहब गसुन शाह गसुन बुरालियो सेंटर से चला लो। तो ये कुछ शेख साहब मतलब दैट। तो ही वेंट अवे। तो उसके बाद सुशीतल बैनर्जी, चीफ सेक्रेटरी, asked me, he said, what did you tell him? I said, I told him what was the truth. तो उससे ये हो गया। मैं इस वजह से बता रहा हूँ, if you have a proper understanding and your intentions are honest, you can stand up and have your say and sometimes have your way also. तो वो this is उसी की बदौलत आपको मैं बताऊं कि मैं हर एक, अब शेख साहब से तो हुआ ही था, बख्शी साहब से पर्सनल थे, ही वुड नाम आना जाना, टेलीफोन पर बात करना, सादिक साहब के साथ बहुत क्लोज था मेरा, मीर कासिम के साथ बहुत क्लोज था मेरा। बाय द वे बीच में हमारे एक और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिसका बहुत कम जिक्र है, शमसुद्दीन साहब। वो हमारे रिलेशन भी है वैसे बाय द वे। हमारा मतलब मेरे छोटे भाई हैं, उनके मैरिड इनटू दैट फैमिली। मैं ये कह रहा हूँ कि दैट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ
picking up a phone and speaking to Anybody, yes. anybody. Yes. Yes, in That- authority, when they were Prime Minister, Chief Minister, whatever it is. That makes Mir Qasim. that Mufti- makes Sayyid Saab different and distinct in the tribe we both are. हाँ, जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और टू व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपोरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। जो आपने आज रिवील किया, एटलीस्ट डिस्पाइट नोइंग यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई हैडंट, मतलब ये पता नहीं था कि आप पहले सहाफत से पहले भी कुछ करते थे। हाँ। लेकिन अपने बचपन से लेकर एयरफोर्स सिविल एविएशन तक जाने में, मतलब जो एविएशन में जाने तक, वो सफर थोड़ा बता दीजिएगा। उसके बाद मैं ये जरूर बाद में पूछूंगा कि एक जर्नलिस्ट जिसका काम लिखना होता है, उसको जब सेंसर का काम दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है। ये देखिए, आई बिलोंग टू ओरिजिनली विलेज, हमारे अभी भी वहाँ मकान है, पंजूरा है, शोपियान में एक गांव है पंजूरा। तो हमारी फैमिली जरा बड़ी है, वी आर 8 ब्रदर्स। तो हमारे फादर हैं, वो सेब का कारोबार करते थे और यहाँ शहर में काम भी करते थे। और गुलाम हसन खान साहब थे हमारे यहाँ ही, बड़े को ये MLA भी रह चुके हैं। उनकी थी, नईम साहब का ससुराल है निशात में, माम को लोग उनका और उनके शराकत में थी। तो माय फादर वाज विद देम। एनीवे, मैंने 10वीं तक वहाँ पढ़ा शोपियान में। अच्छा। हाँ, नेशनल हाई स्कूल में। शमीम साहब, मोहम्मद यूसुफ टैंग वर कंटेम्पररीज। अच्छा। हाँ, अभी हमें कोई रिश्ता नहीं हुआ था। अच्छा। हम शमीम साहब के आसार शुरू से थे, छठी जमात से मिल जाए, जवाहरलाल नेहरू को अरब आना था कहीं पर, उन्हें हमको जमा किया, हम उनसे मिलेंगे। हमने कहा यार जवाहरलाल नेहरू, हम बच्चों के क्या बात कर, वो he made it a point to meet him, and he met him. Which year it was? It must have, जब हम 8वीं में थे, I don't know, that must be about 10-12 साल, मान लो 50 के करीब होगा। हाँ, 50 के करीब होगा। तो उनमें गट्स थे शुरू से ही। तो वहां से जब मैंने FSC किया, मेरे फादर ने, मतलब फादर की बड़ी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं। आई स्टडीड मेडिकल सब्जेक्ट्स। अच्छा। मैंने ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी, बट माय हार्ट वाज नॉट इन इट। नसरुल्लाह साहब जो थे ना चीफ सेक्रेटरी, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे उन दिनों। अच्छा। तो वहां से आके फिर मैंने एक दिन वो एयरफोर्स में यहाँ रिक्रूटमेंट आई, तो उन्होंने आई हैड नो, मतलब मुझे आई हैड टू एस्केप दिस मेडिकल लाइन। राइट। मैंने FSC पास कर लिया, तो उन्होंने FSC होता था, तो उसके बाद तो BSc करते थे। तो जब एयरफोर्स रिक्रूटमेंट हुई तो मैं उसमें गया। तो आई हैड 3 years और ट्रेनिंग से करने वाले थे ब्रिटिशर्स। अच्छा। आई वाज ट्रेन्ड बाय ब्रिटिशर्स इन बेंगलोर। अच्छा। in Bangalore, Air Force Technical College में। मतलब not only I, everybody in that time। हम 3 लड़के यहाँ से गए थे। एक का हाल ही में इंतकाल हो गया, गुरुपर्टन सपरू, कन्यालाल सपरू, मेरे बहुत क्लोज दोस्त थे। तो वो हम वहाँ गए, वहाँ we were trained by Britishers for 3 years। तो we got something but जो डिप्लोमा के बराबर था इलेक्ट्रॉनिक्स में, और रेडार ब्रांच का हम दोनों। So I served for about 8-10 years because they had trained me। फिर मैंने देखा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटी है। मेरी शादी हुई 1960 शमीम की बहन से। तो she was also serving here। हमने देखा कि it is interfering में बच्चे, उन दिनों इतना नहीं था कि आजकल हर जगह यू कैन टेक फ्रॉम दिस स्कूल पुट देम इन देयर, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दिनों आप अगर यहाँ से गुजरात गए तो गुजराती सीखना ज़रूरी था, बंगाल गए तो बंगाली सीखना था, और गए। मैंने कहा फॉर माई सेक दे विल सफर एंड माई वाइफ्स जॉब ऑल्सो इट मैटर्ड। उन दिनों तनख्वाहें होती कितनी थी, जो इन हंड्रेड्स।
मैंने जब पहला जर्नलिज्म का जॉब लिया तो माय स्टार्टिंग सैलरी वाज 250 और 260, तब पेटियर का काम शुरू किया, फिर मतलब कुल मिला के 300-400 रुपए मिलते थे। ये बहुत बड़ी सैलरी थी, बड़ी सैलरी। आई वाज हैप्पी विद दैट, Yes. एंड वी थैंक्स टू माय वाइफ वी मैनेज्ड वेरी वेल विद दैट। तो इस तरह से हम यहाँ आ गए, और फिर एयरफोर्स से, फिर एयरफोर्स छोड़ के मैंने बताया सादिक साहब वाज रिस्पांसिबल फॉर पुशिंग मी इनटू दिस, एंड आई विल थैंक यू। उसमें थोड़ा सा एक चीज मैं चाहूंगा कि जब आप पिंजूरा से शोपियान जाते थे, हाँ, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अब तब हमारी सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी? क्योंकि शोपियान वाज गेटवे। शोपियान, देखिए शोपियान उस वक्त तो सबसे पहले बात है देयर वाज नो बिजली। मैंने लालटेन पढ़ा है, लालटेन की रोशनी में पढ़ा है। माय एज इज 91, today my age is 91, so you can take me, I belong to a purana zamana according to you. No, not according to me. Why? No, these younger people, friends. अभी बूढ़े हो जाएंगे तब भी। तो उस वक्त के हालात जो थे, बस एजुकेशन की तरफ जान था। my father was very keen, हम सब भाई पढ़े। मेरा एक भाई फिर he is retired, unfortunately he died before me, my younger, I am the eldest. Yes, I know. तो उनकी डेथ हुई, वो रिटायर्ड एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। बाकी लोगों ने भी अच्छे किए, मतलब अपने अपने फील्ड में उनके बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं माशाल्लाह, बट माय फादर वाज कीन कि माय चिल्ड्रन शुड गेट एजुकेटेड। तो हम एवरी डे वी वुड वॉक, सन शाइन, रूद शीन, बर्फ जो भी है, माय सिस्टर्स आल्सो, माय सिस्टर, माय कजिन सिस्टर, हम लोग पिंजरा से अबाउट 2 किलोमीटर है, पैदल आते थे जाते थे एवरीथिंग। उधर शोपियान में मेरा ननिहाल है, वहाँ पर मातामाल है, तो माता स्नान खाना वाना दिन में मिलता था वहाँ पर। तो दैट्स हाउ वी स्पेंड दैट टाइम। बट फॉर्चुनेटली वहाँ नेशनल एक प्राइवेट हाई स्कूल जनूबी साउथ कश्मीर में एक ही होता था, वहाँ नेशनल हाई स्कूल, उसमें एक दीनानाथ हांजुरा हुआ करते थे हेडमास्टर, वन ऑफ द एबलेस्ट एजुकेशनिस्ट आई हैव सीन इन माय लाइफ, दीनानाथ हांजुरा। तो बड़े काबिल टीचर थे उन्होंने। शमीम साहब भी थे, मतलब आई डोंट नो, मोहम्मद यूसुफ जैन शायद हमसे 1 साल पीछे थे, शमीम और मैं, हम एक ही क्लास में थे। फिर यहाँ आके मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री ली। मीर नसरुल्लाह हमारे लेक्चरर थे केमिस्ट्री के एसपी कॉलेज में। ये जामे मस्जिद शोपियान का जो तमीर नाव हुआ, हाँ, उसका कुछ अंदाजा है आपको? हाँ, मैंने पत्थर जब भी उसका संग बुनियाद रख रहे थे, याद है, ऐसे लकड़ बच्चे हमसे पत्थर उठाए, हमने वहाँ पत्थर रखे, उसके बड़ा छोटा, मुझे वो भी याद है। इसकी किताब, आपने जामा मस्जिद की बात की, फिर उसके बाद में कट शॉर्ट टू इमीडिएट 1947 में यहाँ कबाली रेड हुआ, तो उन दिनों आपको याद होगा कि इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन था। बिल्कुल। सूफी मोहम्मद अकबर बारामूला का एडमिनिस्ट्रेटर था, मौलाना सईद इधर का था, कोई कहीं का था, दे हैड इमरजेंसी पावर्स। मुझे याद है मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी श्रीनगर आए, इधर शोपियान आए, आई वाज यंग, उस वक्त छोटे बच्चे। तो हमारे वहाँ मीर वाइस थे मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, बड़े रेस्पेक्टेड, बड़ी आलिम आदमी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया बिकॉज ही वाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उन दिनों जुल्म बहुत था उस हिसाब से, देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। हथकड़ी के बजाय घास की रस्सी से बांधा उनके हाथ, घास रद्द करे, उनको गाड़ी में बिठा के तो श्रीनगर ले आए। That event I remember very well. तो ये वो जो जामा मस्जिद जब बनी, उसका कहते हैं उसका बहुत सारा मटेरियल लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया उस टाइम कि उसका मटेरियल ऊँटों पर या घोड़ों पर, खच्चरों पर बाहर से आता था, कुछ मटेरियल। Too young at that time, मैं पढ़ता था, मैं probably 6ठी-7वीं में, so I won't know whether घोड़ों खच्चरों पर आता, but लिबरली लोग उस वक्त जितने लिबरल लोग हो सकते थे, जितना दे सकते थे, वहाँ पैसों की कमी नहीं थी, मटेरियल की कमी नहीं थी, बल्कि डिज़ाइन पता नहीं है मुझे, वहाँ याद नहीं उस वक्त किसने डिज़ाइन किया। बाद में मेरा ये छोटा भाई है, ये भी ही हेल्प, मतलब बाद में किसी भी कंसल्ट करते थे। तो लेकिन उस वक्त उसके लोगों ने जो भी किया बहुत अच्छा। उस शहर में कुछ लोग थे पैसे वाले, अच्छे खासे थे, टाक फैमिली थी, मतलब बांडे, हाँ बांडे की फैमिली थी। हाँ, वो बांडे उतने नहीं थे जितने टाक वाले। टाक वाज नंबर 1 फैमिली, दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स दैट।
जब ये कबाली रेड हुआ, हाँ, मैं श्रीनगर में था, अच्छा मेरे फादर भी श्रीनगर में थे. अच्छा He was supposed to go to Rawalpindi next day. अच्छा तो रात को वो आए, वो 22 को हुआ ना रेड, 21-22 21 से 22 को वो आए रात को, तो मुझको जगाया. अच्छा वो थी था यहाँ रेड रहे, मैं कल नहीं जा रहा हूँ रावलपिंडी, आप लोग वापस जाओगे शोपियान. मैंने कहा क्यों? कहता है कुछ हमला हुआ है. मैंने कहा हमला क्या हुआ है? कहने लगे नहीं हमला हुआ है कि आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, कबायली हमला हुआ है. हम लोग इससे सुनता कबायली हमला. तो खैर हम जल्दी शोपियान नहीं गए, तो आई स्टेड. तो फिर ये क्या हुआ कि यहाँ महाराजा भाग गए, शेख साहब आए. ये प्लेडियम है ना, प्लेडियम पर हर शाम को मजमा लगता था. हाँ आई यूज्ड टू तमाशा होता. तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू गो. थोड़ा एक्साइटमेंट भी था, हाथ बंदूक है लोग, शोइंग सेम्बलेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू ट्राइबल रेड. तो उसमें इन्वॉल्वमेंट 90% लोगों की थी उनके अब रजिस्ट करने में. तो मुझे याद है एक दो बार उन्हें वो प्लेडियम की गड़ी ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो है वहां से एक रेडर को पकड़ के लाते थे. तो लोग उनको लान कर रस्सी बांध के उधर दिखाने के लिए लोगों को, जिसको पकड़ा कभी कभी दिखाए थे. इतना जोश था उस वक्त लोगों में. तो वो भी मैंने देखा है वो टाइम भी. तो अब आपने बात छेड़ी 47 की. हाँ. तो सोरा अपने कुछ मतलब और बता दीजिएगा जो आपने देखा होगा. 47 की बात तो एक तो एज ए जर्नलिस्ट जो मैं रेट्रोस्पेक्ट में देख लेता हूँ, एक वो जो मैंने खुद देखा है. उस वक्त मेरी कॉन्शियसनेस उतनी नहीं थी, लेकिन क्या हो रहा था, थोड़ी बहुत अवेकनिंग हो रही थी. जब शेख साहब ही वाज फाइटिंग फॉर दिस स्ट्रगल, महजूर लिखते थे, ऐसे महजूर में बहुत जब नहीं याद आसान, बोलो हो बागवान होना बहार शान पैदा कर वगैरह, वो सब ये बच्चों की जबान पर होता. शेर कश्मीर तो नाम ही था जबान पर, और कोई नाम नहीं याद था. अच्छा, जो आज़ाद हिंद फौज के थे, कर्नल शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, ये सब इनके नाम भी हम लोगों को याद थे. एंड बाय एंड बाय वी लर्न नेहरू. कांग्रेस भी चूंकि यहाँ शेख साहब के साथ अलाइन थी, तो उनके नाम शुरू हो गए. तो एक किस्म की पॉलिटिकल अवेकनिंग, और मेरी एज भी उस वक्त थी. आई हैड स्टार्टेड ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड माय एक्सपीरियंसेस. तो वो मुझे याद है उसका पूरी तरह से. आपने शेख साहब को कब देखा उस दौर में? मैं बात की बात नहीं करता हूँ जब आपने उनके साथ लाल काम चौक किया. में पहले देखा, नहीं पहले उससे पहले भी देखा. मैंने कहा ना मेरे फादर यहाँ काम करते थे, तो वो उनकी दुकान मायसुमा में थे. उनकी मतलब वो उनकी क्या दुकान थी जिनके साथ वो काम करते थे. उस दुकान का नाम था हाजी मामकुलू गुलाम हसन. मामकुलू निशात के जो नामा निकाल नईम साहब के उनके खानदान से रिश्ता है, और गुलाम हसन खान जो MLA भी रह चुके हैं बहुत देर, और काफी मारूफ भी थे. तो उनके पास ये अकाउंट औकाफ के छोटा मोटा पैसा होता था. उनके पास सेफ था उनके पास. आई डोंट नो गुलाम हसन खान के साथ शेख साहब की वजह से, तो वो मेरे फादर के साथ डायरेक्टली डील करते थे. शेख साहब मैंने वहाँ उनको पहली बार देखा. शेख साहब, बेग साहब आते थे, मसूदी साहब आते थे, अब्दुल मखदूमी साहब वहाँ आते थे, वो जो हाथ से लिखते थे किताबत. लेकिन अब्दुल मखदूमी का सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा किसी में नहीं है, और उनकी मालूमात, उनके लिखने का ढंग, उनकी तहरीर. बाद में आईने में उन्हें लिखते थे, अगर आपको पता है, अगर आईना आपने देखा होगा, जंगी हमारी तहरीक की आज़ादी की हिस्ट्री जो उन्होंने लिखी है फ्रॉम हिज ओन एंगल, वो पढ़ने लायक है. आप उनके बेटे से देखे मांगे तो उनके पास कुछ है. उसका तहरीर शमीम साहब के आईना में वो बाकायदगी के साथ लिखते थे. मैंने उनको वहाँ देखा, पहले वहाँ देखा शेख साहब को उधर. फिर उसके बाद तकरीरों में एवरी कश्मीरी न्यू अबाउट हिम. फिर जब वाकफियत हो गई, तो इतनी वाकफियत हो गई, फिर घर आना जाना हुआ. देन आई मस्ट टेल यू माय एक्सपीरियंस ऑफ हिम. जब हम क्लोज हो गए, ही वॉज वेरी गुड टू मी. मतलब हम मजाक भी करते थे, अंदाजा लगा एज डिफरेंस था, इतनी रेवरेंस. ही इज टॉल लीडर. आई एम मतलब स्टेचर में मैं कहाँ वो कहाँ, तो मजाक भी करते थे. तो एंड वो सोच में दोहे शुक्र नमाज पढ़ान के हैं, बहुत खुद पढ़ते थे ना.
باقی اکھ زٕ بیوروکریٹ آئی ول ناٹ نیم دیم تِم ٲسۍ تٔمِس برونٛٹھ تھاوان تَتہِ جاے نماز لاگان نٮ۪ماز پرٕنۍ دَپان اوس ہے ژٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ ژٕ گژھ گرٕ پَرُن چل نہ بیٚیہِ تہِ ہی واز کائنڈ آف ہی واز ناٹ مطلب اس قسم کے obscurances نہیں تھے مذاق میں بلکہ کبھی کبھی جلدی جانا ہوتا تھا چائے چاہیے تھی. مجھے یاد ہے ایک دن کیا ہوا انہوں نے مجھے کہا سنڈے تھا سنڈے انہوں نے بلایا کہا کہ تمہارا کیا پروگرام فون کیا تمہارا کیا پروگرام ہے آج. میں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں میں بہت دیر ہو گئی ہے ماں باپ کے پاس جانے. انہوں نے کہا نہیں آج تو میرے ساتھ آؤ. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کہاں ہوں پلیز مجھے جانے دیجیے. نہیں آؤ تم آؤ میرے ساتھ. کر گئے یونس بک وہاں پر وہاں کون فلائی کون ہارویسٹنگ کرا وہ اوقاف کے لیے کون جمع کرتے تھے وہاں سے. اچھا ہاں پھر ہم نے کھانا کھایا وہ چیف منسٹر تھے آئی واز اے ڈائریکٹر انفارمیشن تو ہم دونوں پیچھے بیٹھے اور آگے اوم گپتا ان کا ہوتا تھا سیکرٹری وہ ادھر لے گئے پامپور کے پاس کیا جگہ کا نام ہے تو وہاں کھانا وانا کھایا پھر واپس مطلب he had this type of relationship with me. بعد میں اچھا he was very kind to me کیونکہ he found that I am honest in his مطلب جو کچھ میں اوپینین دوں گا. بلکہ ایک واقعہ ایسا ہوا یہاں پر شیخ صاحب کا آئیڈیا تھا کہ اس وقت ملی جلی سرکار تھی کانگریس کی. شیخ صاحب کا اپنا سب زیادہ ایم ایل اے تو تھے نہیں زیادہ کانگریس کے لوگ تھے. انہوں نے وہ تھے خود تھے دیوی داس ٹھاکر تھے سنم نربو تھے اور بیگ صاحب تھے. دیر واز اونلی 4 منٹ. پھر انہوں نے جموں میں کچھ کیبنٹ تھوڑی بنائی تھی لیکن اب انہوں نے کہا جی دونوں پارٹیوں کی اور اور اس میں ایڈیشن کریں گے. انہوں نے کہا کیبنٹ ایکسپینشن کریں گے. سو ہی آسکڈ می ایز اے ڈائریکٹر انفارمیشن ٹو ایشو اے پریس ریلیز فار دیٹ اٹ ول ٹیک پلیس دی نیکسٹ ڈے. آج بلایا ہوا کہ یہ کیبنٹ ایکسپینڈ کریں گے پورٹ فولیو ایلوکیشن میں کروں گا. لیکن شمیم صاحب جو ایم پی تھے انہوں نے مجھے دلی سے فون کیا. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں کیبنٹ. انہوں نے کہا تم جلدی شیخ صاحب کے پاس جاؤ ان کو بولو یہ کرنا نہیں ہے. میں نے کہا کیوں بھائی ہم یہ تو کل تیار ہی کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ کرنا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں حالات خراب ہیں. مسز گاندھی از ویری اینگری. یہ میں اس وقت جو انہوں نے کہا جب اس نے کہا مسز گاندھی از ویری اینگری تو میں گورنر کے پاس گیا. ایل کے جا تھا. میں نے کہا I also saw him not very happy. He says who will make Sheikh Sahab understand. وہ شیخ صاحب کے بڑے ہمدرد تھے. شیخ صاحب should not proceed with it. اب مرنا کیا میں کہتا ہوں میں کیا بولوں شیخ کے میں ان کو کیا بتاؤں وہ تیار ہیں بالکل. تو چیف سیکرٹری نے بھی کہا صحیح تھا یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ شی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. میں نے کہا آئی ایم ٹو اسمال اے پرسن ٹو ڈو دیٹ میں کیسے کر سکتا ہوں. ادھر سے مسز گاندھی نے مڈ نائٹ میٹنگ بلائی. اس میں کانگریسی اس وقت ہوتے تھے دیوکانت بروا جو بولتا تھا انڈیا. پھر اوم مہتا تھے منسٹر آف اسٹیٹ جو زیادہ چلتا پھرتا تھے ان زمانے میں. منسٹر آف ہوم افیئرس جیسے آج کل امت شاہ ایسے امپورٹنٹ تھے. پھر انہوں نے ڈاکٹر کرن سنگھ کو بلایا اور کون تھے وہاں کشمیر کے ہی تھے. اور رات کو فیصلہ ہوا کہ کانگریسی لوگ نہیں شامل ہوں گے. اگر شیخ صاحب نے ان کا انکلوڈ بھی کیا تو دے ول بائیکاٹ راج بھون فنکشن. یہ رات کو فیصلہ ہوا. یہ تقریباً 11 بجے شمیم نے مجھے فون کیا. میں نے کہا اب شیخ صاحب تو سوئے ہوں گے اس کو کیا کروں میں. دونوں لینڈ لائن ہوتی تھی اور کچھ نہیں. سو ارلی مارننگ انسٹیڈ آف گوئنگ میں 7:30 بجے شیخ صاحب کے گھر گیا. وہ سیکورٹی کو گاؤن لے پہن کے وہ ایز ہی واز ان یوزول موڈ. راج بھون سے 10 بجے گھن حالات سے خراب. اگر خراب پوسٹ پون گژھِ جان نہیں I will not. Which I sympathize with him. Then it will be ridiculous for me. میں اناؤنسمنٹ کر چکا ہوں اتنا کر چکا. میں نے کہا نہیں دیکھیے یہ ہے کہ بہت ناراض ہو جائیں گے مسز گاندھی اینڈ اینی تھنگ کین ہیپن. شی ہیز کال قاسم صاحب نے شاید پلیڈ کیا ہوگا کہ نہیں ادھر محمد کے ساتھ بات. دلی میں میٹنگ ہوئی ہے کانگریسی اٹینڈ بھی نہیں کریں گے. میں نے کہا مجھے انفارمیشن ہے کانگریسی اٹینڈ نہیں کریں گے. لیکن شیخ صاحب
ने कहा होपिंग अगेंस्ट होप कितना ही नहीं वो परसुएड करेंगे. उन्होंने कहा नहीं मैं भी बात करूंगा. मैंने कहा आप बात मत करिए क्योंकि फिर तलखी हो जाएगी ज्यादा. एनीवे उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा. तो मुझे तो उनका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन था. तो वी वेंट टू राजभवन. हमारी पार्टी गई राजभवन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उसमें शामिल होने थे मोहम्मद शफी उड़ी, मोहम्मद अशरफ खान, लोग थे गए उसमें. वो सब आए वहां पर. शेख साहब भी आए. वो अंदर एल के जाके पास बैठे. बाहर जो जहाँ है ना वहाँ उनका बैंकेट जैसे है. तो उधर हम लोग जमा थे. आई न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. कांग्रेस पार्टी आई नहीं, दुल्हा आए नहीं, शादी कैसे होगी. तो 1 घंटे बाद शेख साहब बाहर आए. उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, भरा शायद जबानी पढ़ा, मैं याद नहीं ऐसी तरह. उन्होंने कहा कि मैंने चाहा था ये बड़ी नेक नीति से तो वगैरह ये है, लेकिन उससे ये है कि अकॉर्ड बच गया. अदरवाइज अकॉर्ड वाज ऑन द ब्रिंक ऑन दैट डे. अच्छा. हाँ, कश्मीर अकॉर्ड उठ जा टूट. इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया था, ओम मेहता को वगैरह शमीम ने मुझे बताया, शमीम साहब ने, तो कि अकॉर्ड टूट जाता. शेख साहब को आई थिंक LKJ also prevailed upon him during that time कि अब आप मत हॉस्टाइल पोस्टर लीजिए. तो फिर आए, फिर हमने चाय वाय पी और हम वापस आए. और उस दिन क्या हुआ, शेख साहब ने कहा कि सुबह मस्जिद गाड़ी से हम एक साथ जाएंगे. हम दोनों साथ आए और हम उनके मौलाना आजाद रोड जहाँ आज रेजिडेंट नेडोस होटल के पीछे थे वहां गए. मैंने पहली बार शेख साहब को डिजेक्शन मूड में देखा और मुझे मतलब आई हैड सीन हिम, वो मेरा महबूब लीडर बिलाउड लीडर. मुझे इतना दुख हुआ अंदर. आई वाज पेन्ड, एंग्विश जिसको बोलते हैं. आई हैड नेवर सीन हिम सच, मतलब इसको बोलते हैं डिमोरलाइज कंडीशन में लीडर को मेरे करीब से. और मुझे बोला कि आप बैठो, ऐसे ही बैठे जैसे आप और मैं बैठे. कहा, उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसे रसवाई नहीं हुई आज तक कभी, किसी ने ऐसा ट्रीटमेंट मेरे साथ नहीं किया जैसे मिसेस गांधी ने किया. मैंने कहा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था मत जाइए. इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट गॉन. But that shocked him a lot. But does that essentially mean that 1975 was a quick fix kind of a thing rather than It was man digaram tu digri? देख रहे असल में अब आप कंटेंट पर आइए. शुरू बात से जब हुई, उनने कहा जी we will start. शेख साहब आप सुनिए, वहाँ 3 बातें इसमें इम्पोर्टेंट है. जब शेख साहब ने शुरू किया, उनने कहा हम वहीं से शुरू करेंगे. I'll pick up from where I had left, यानी pre-53. Restore constitutional position of pre-53. I'll pick up from there. दूसरे ने कहा बात ही नहीं होती, there is no question. Ultimately might is right. जो कश्मीर अकॉर्ड हुआ उसमें यही हुआ कि जो आप कहते हैं माई बाप वही सही है. मतलब the word used was the hands of the clock cannot be turned back. यही वर्ड लिखा है उसमें कश्मीर अकॉर्ड. आज देखिएगी तो कश्मीर अकॉर्ड कहीं पर भी लिखो लीजिए, गूगल में जाकर कर लीजिए, उसमें लिखा है hands of the clock cannot be turned back. इसलिए pre-53 कुछ नहीं चलेगा. हाँ, कुछ इनॉक्यूअस लॉज हैं, क्योंकि हुआ क्या था 53 में, खासकर सादिक साहब के टाइम में. 63 में सादिक साहब के टाइम तक तो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेशन थी. शेख साहब प्राइम मिनिस्टर, बख्शी साहब प्राइम मिनिस्टर, सादिक साहब प्राइम मिनिस्टर. सादिक साहब ने जाके चेंज किया, फिर बन गए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बन गए, सदर रियासत बन गए गवर्नर. शेख साहब ने कहा मैं उधर से शुरू करूंगा, उसी डेजिग्नेशन से, सदर रियासत और गवर्नर, और वही सेंट्रल जुरिसडिक्शन उतना होगा. मिसेस गांधी ने कहा दैट्स नॉट पॉसिबल. अल्टीमेटली शेख साहब हैड टू क्लाइम डाउन. दैट्स व्हाई इट डिडंट लास्ट. ही हैड टू क्लाइम. शेख साहब जैसे आदमी को जिसने 22 साल गुजारे थे, ऑब्वियसली क्लाइम डाउन किया होगा. चलो अब हुकूमत है, पावर है, ये है, या उनके एडवाइस किया गया होगा. इन हिज बेस्ट विजडम ही थॉट इट डू. इसीलिए वो नापायदार साबित हुआ. देयर वाज नथिंग इन इट एक्सेप्ट चेंज ऑफ पावर. कश्मीर अकॉर्ड किया गया कि हम वो करेंगे, ये करेंगे. फिर शेख साहब ने एक कमेटी बनाई, आपको याद होगा. बिल्कुल. देवीदास ठाकुर था, क्या दे विल रिव्यू दिस 50 laws and see which should be sent back and which should. He allowed it to die its own death.
कभी बात नहीं की दोबारा, बल्कि अब्दुल गनी लोन जब कभी कभी असेंबली में शेख साहब को तंग करने के लिए कहते थे, व्हाट अबाउट प्री-53 बिल लाते थे, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, हर असेंबली सेशन में दोनों साहब पागल को मतलब कौन सा थी दो सी तभी तक मार्क्स करान मैंने उनसे जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैं चूंकि जर्नलिस्ट रहा हूँ और कर रहा हूँ, मेरे दोस्ती है आपको आपके दुश्मनों से, मुफ्ती सईद से है, मुफ्ती सईद साहब के साथ है, अब्दुल गनी लोन से है, कांग्रेसियों से है, इसको बट आई विल बी लॉयल टू यू, आई विल नॉट डिसीव यू बिकॉज आई एम, ये ओथ है आपके साथ, बट डोंट आस्क मी टू सैक्रिफाइस माई फ्रेंडशिप विद देम, वो नहीं। बल्कि एक बात ऐसा हुआ कि वो जब मैं नया नया बना तो कोकरनाग में तकरीर की, तकरीर में उन्होंने कहा मीर कासिम का नाम लेके, बड़ा बड़ा कहा, कांग्रेसी वगैरह तो ये। शाम को मुझे याद है वहाँ रात को ठहरे, उनकी फैमिली भी शेख साहब की थी, तो मुझको अलग बुला के कहा क्यों तो बस तकरीर, तो मैं दोस्त इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली आई डेंट लाइक इट। क्या हो सर क्या है उसमें, शेख साहब उर्दू पॉडकास्ट का उसमें ये है कि why did you have to come down to level of Mir Qasim? I said you are Kashmiri teacher में उसका नाम। और दूसरी बात, चाहे किसी की वजह से कुर्सी तो उसने खाली की जिस पर आप बैठे हैं, कम से कम उसका उतना तो लिहाज करिए उसका। मीर कासिम का मैंने कहा था असली शुक्र था कि कांग्रेस नवा कर गलती से पढ़ने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता बशुस ना, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, यू आस्क मी ओपिनियन, आई एम योर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, इट इज माय ऑनेस्ट ऑब्लिगेशन, मैं आपको बता रहा हूँ आपने सही नहीं किया ये। अच्छा नहीं, फिर उसके बाद हम पहलगाम गए तो वहाँ उन्होंने तकरीर की, उसमें उन्होंने मतलब अटैक के नाम ली गोखा खुश तो कांग्रेस मतलब he was amenable to influence also, अंदर he was women, लेकिन उनके अपने अंदर जो था वो जो था, but he also played जब Accord, he was not comfortable with Accord, I must tell you, comfortable in the sense कि फैमिली हिसाब से ठीक थे, अब ठीक है एज भी का देर था, लेकिन in the after all he had his long past, that past must have been coming back to his mind, क्या थे क्या है, अब क्या कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ विद ओनली 3 सब्जेक्ट्स विद स्टेट, कहाँ अब नो सब्जेक्ट विद स्टेट एट ऑल, पहले सारे सब्जेक्ट स्टेट के पास थे सारे जितने भी, अब तो ही हैड बाय एंड बाय उनका वो ये लॉस्ट इज वो जो उनको अपना खुद ही फील हो रहा था instead of anybody telling him. So जब ये हुआ वाक़ा कि जब उन्होंने फिर वो हुआ तो अब उनके साथ गवर्नर के साथ भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मैं उस गवर्नर से बस अच्छी अच्छा ठीक है। देन आई टॉक टू जा साहब, आई एम ऑलवेज देयर, तो उनको कहे कि बल्कि आई एम गोइंग टू इनवाइट हिम नाउ, फिर तो शुरू हो गया था, फिर मैं तब वो क्राइसिस टल गई थी उस तरह से। सो कपल ऑफ occasions being director of information and being in confidence of the boss शेख साहब, अगर मेरे को कॉन्फिडेंस मिल नहीं थे शायद आई वुड बी एनी सरकारी अफसर, बट आई वाज लेस ऑफ ए सरकारी अफसर, मोर ऑफ ए particularly I consider to me a loyal friend. ये तो सही बात है कि शेख साहब was not happy with 1975 and it was situation had actually landed him in that situation कि मतलब करना तो है ही, 22 साल इक़्तिदार से बाहर रहे, बहुत सारे इश्यूज देखिए उसके तच कशिर पर वो ना ह्योल नहीं और when it started sprouting, जब वो उसका ह्योल निकल गया ना कश्मीरी में मानो टी पर, तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी आई तो उनने तकरीर की अकार्ड के फौरन बाद कांग्रेस यहाँ रहेगी अगर चाहे एक आदमी भी इसके साथ, क्योंकि शेख साहब ने तकरीर की थी कि अब ये अकार्ड हो गया है, अब इसका तकाजा यह है कि कांग्रेस अपनी दुकान बंद करे, हमारे साथ आए, हम उनका मिशन, हमारा प्रोग्राम एक ही है, नाम दूसरा है। मिसेस गांधी को ये ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी, उन्होंने वहाँ हाँ वहां पर उन्होंने कांग्रेसियों को बुला के कहा कि नहीं ये नहीं चल सकता, अगर यहाँ एक आदमी भी रहेगा कांग्रेस का झंडा रहेगा। वेद बशीर उस वक्त
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, आपको पता है? नहीं। ना था। ही कन्फ्रंटेड इंदिरा गांधी। अच्छा। हाँ, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर आपने उसके साथ अकार्ड किया है तो उसकी बात माननी चाहिए आपको। तो उन्होंने शट डाउन उसको, नो यू डोंट नो, ही सेड, तो उन्होंने कहा कि आपको उसकी बात माननी चाहिए ऐसे। तो फिर वो इंदिरा गांधी आई, उन्होंने तकरीर की कि अगर यहाँ एक आदमी भी रहेगा तो हम यहाँ जनरल करेंगे। तो उसी लिए एक टाग ऑफ वार शुरू हो गई। फिर जब अकार्ड हुआ, और वो उस वक्त तक महाजर आयुष्मारी था, प्लेबिसाइट फ्रंट था, उसको नाम बदलने की बारी आई। अब क्या बनाए? शेख साहब ने कहा कि एक सेक्शन, आई विल नॉट नेम हिम, ऑफ महाजर आयुष्मारी सेड कांग्रेस में ही चलो ठीक ही रहेगा, आई विल नॉट नेम हिम। तो दूसरे एक सेक्शन ने कहा कि नहीं कुछ करेंगे, कुछ लोगों, शमीम ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रखे अपना नाम, क्योंकि आप बानी है, आपने पैदा, यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट, उसको परवान चढ़ाया आपने, नरिश किया है। तो शेख साहब ने कहा नहीं ये बकौल उनके बदलाव हुई है, बख्शी साहब की लीडरशिप में बहुत कुछ जुल्म हुआ लोगों पर कश्मीर में वगैरह, दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को नाम नहीं रखेंगे। शमीम ने कहा जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएंगे तो वो मतलब एक वही पुरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, इट विल, ये दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस विल recede into background और ultimately it will go into oblivion। तो उन्होंने कहा कि बोला शमीम, कोई बोला मेरे सामने बोला, अच्छा लेख चल चीट आ शीट लेख मेरे काश मुस्तकार से बांध इस बनाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस बे लेख बेच करता है पार्टी चीट शायद कासिम साहब शायद नहीं, वो चीफ मिनिस्टर नहीं, छोड़ दे, शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो कासिम सबस तौर फिक्र कम चीज इसमें तुमको शमीम सबस फोन मोले जवाब चाहत मैं तरफ। तो उस वक्त शेख साहब मैं जीता था, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू किया। फिर बाद में उनको आइडिया आया कि देखे, फिर मिसेस गांधी ने भी आइडिया दिया कि मतलब के गरी 79 में उनका आइडिया आया फारूक को बनाएंगे, ये मिसेस गांधी प्लांटेड इट हियर। अच्छा, so it was not a decision of the family. It must have been his ख्वाहिश शेख साहब की, लेकिन शेख साहब आम कश्मीरी की नजर में मिर्जा अफजल बेग थे। अच्छा, हमारी नजरों में शेख साहब का नेचुरल सक्सेसर वाज मिर्जा अफजल बेग। जेल उसके साथ गए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो थे, मतलब हर कुछ शेख साहब के हर मरहले में कश्मीर अकार्ड तो मिर्जा अफजल बेग, जब महाराजा के साथ डायर की थी थोड़ी देर के लिए, आपको पता है जब महाराजा की असेंबली थी उन्होंने इनवाइट किया उनको कि 38 में क्या कि 38 की 40s में 40s में 44-45 हो गया, कहा कि आप 2-3 आदमी भेजिए। इन्होंने मिर्जा अफजल बेग और कर्नल पीर मोहम्मद खान भेज दिया था। पीर मोहम्मद खान उनके साथ मिल गए, मिर्जा अफजल बेग वापस आए। तो मिर्जा अफजल बेग वाज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल सक्सेसर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट थी, महाजर इस्माइल के प्रेसिडेंट रह चुके थे। सो एवरीबडी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि मिर्जा अफजल बेग है शेख साहब के जाने से। लेकिन हालात बदल गए, शेख साहब का आइडिया बदल गया। 78 में बेग साहब जब दिल्ली में थे 78 सितंबर में, यहाँ उनके साथ कू हो गया, उनका तख्ता उलट दिया गया। He was dismissed as deputy chief minister, he was dismissed as नायब सदर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस and he was expelled from नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या बताया कि आपने, उनका दामाद थे मोहम्मद याकूब बेग, उनको एमएलसी में एमएलए वोट देते ना, एमएलसी बनाने के अपर होता था उस वक्त आपने हमने उनको बनाना था, आपने और उनसे वोट दिलवाए उनको इन वायलेशन, बिटरे हुए पार्टी, ये तो जिसे और अदरवाइज आप तो कुछ 2 चार्ज लगाए आपके खिलाफ, ये बड़े सीरियस चार्ज है, यू आर आउट। मिर्जा अफजल बेग फ्रॉम डिप्टी चीफ मिनिस्टर टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ही वाज ऑन द फ्लोर, ऑन द मैट। तो अफजल बेग साहब आउट। लेकिन एक चीज जो मतलब हम अकार्ड की तरफ थोड़ा सा फिर आ जाएंगे, शेख साहब मुतमईन नहीं थे, शेख साहब की मजबूरी थी। 75 का अकार्ड, शेख साहब सियासत का डिक्टेशन था। सियासत में आपको यू कैन बी आउट ऑफ सर्कुलेशन एवरी टाइम, बट गिव हिम क्रेडिट, ही नेवर लॉस्ट कंट्रोल ऑन हिज पीपल 75 से 82 तक वो हुकूमत मतलब पावर में रहे,
Nobody could beat. His grip on the people it was surprising. उनकी पॉलिटिक्स टोटली चेंज हो गई थी, उनकी डायरेक्शन टोटली चेंज हो गई थी, उनकी कमिटमेंट लोगों के साथ चेंज हो गई थी, लेकिन लोग उनको क्यों, जरा बताए। मेरे ख्याल में एक रीजन है हो सकता है, इसे बोलिए जाकर, ये नहीं कि लोग जाहिल थे, अनपढ़ थे, नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन इतना था, उनका सैक्रिफाइस इतना था, तो दे पीपल ओवरलुक दिस, दे थॉट ये कर बाप कर लो, दैट वाज द स्पिरिट। उस स्पिरिट में उन्होंने शेख साहब के साथ वफाई की, और उनको जो फ्यूनरल सितंबर 82 में मिला, मैंने खुद देखा है, बादशाहों का इतना बड़ा फ्यूनरल नहीं हो सकता, कश्मीरी नहीं, हिंदुस्तानी झंडा उसके ऊपर, नेशनल फ्लैग बॉडी के ऊपर था, और यहाँ से हजरत बल जुलूस ले गए जहाँ आज दफन है, मैंने देखा है अपने आंखों से, पीपल टिल द एंड देखना चाहिए था, वो शोक के साथ मना रहे थे। So he was the leader. Kashmiris accepted from beginning to end. उनके साथ खताएं माफ थी, खुद से खून थे माफ, क्या कहते, they would never, उनकी तरफ नजर ही नहीं डालते थे उनकी खामियों की तरफ। इसलिए शेख साहब, any other leader, तुम जैसा लंच का मतलब को, they would not tolerate him, but not him, because he had suffered a lot, and he had done a lot also. उनके टाइम में लैंड रिफॉर्म्स हुए, जो हायत बदल गई, जो आप देख रहे हैं आज थोड़ा बहुत यहाँ कुछ, अदरवाइज मुस्लिम्स वर नॉट ओनर्स ऑफ द लैंड हियर, दे वर ओनली कल्टिवेटर्स, दे वर सिर्फ काश्तकार। सो क्रेडिट गोज टू हिम दैट उस टाइम में, अच्छा, लेकिन उनको मेरे हिसाब से जब जिस वक्त ये डिवीजन ऑफ पावर्स डिस्कस हो रहा था दिल्ली में 51, 52 में ज्यादा तौर से, दिल्ली एग्रीमेंट जो हुआ, उस वक्त तिमोत शेख बस, मतलब he was taken for a ride in 1953 as well. 53 तो बाई तक तो हालात खराब हो गए थे ना उन दोनों के, मैं 52 की बात कर रहा हूँ अभी, जब 52, yes sir, जब ये डिस्कस कर दिल्ली एग्रीमेंट हुआ 1952 में, ये गए मांगने बहुत चीज। बाय देन वहां जब महाराजा ने एक्सटेंशन किया, तो शेख साहब ने कहा कि दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द आइडिया। शेख साहब ने कहा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उन्होंने कहा ये मुसीबत, और दे वर नॉट हैप्पी, बट नेहरू सेड ओके नाउ दैट ही सेज दैट बनाएंगे, तो उन्होंने कहा जैसे बनाइए कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें क्या करेंगे। शेख साहब वाज मोर प्रो एक्सेशन देन नेहरू आल्सो, उसने कहा मैं एक्सेशन पर उस पर मोहर लगवाऊंगा उससे, और भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कश्मीर विल हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। Even National Congress जो वहाँ का लीडरशिप, they were not comfortable with the idea that Kashmir will have a separate assembly, separate constitution, separate flag. So reluctantly they agreed to that. और पीछे लगते रहे कि भाई जल्दी करो, जब जो ही वो बनी, शेख साहब ने पहला वो इलेक्शन हुआ 1951 में, अल्लाह ताला दीन नजात सोचने इलेक्शन की, एवरीबॉडी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। मुझे याद है, मुझे गडीपीदार कह रहे थे ऐसे शेख साहब सता कंपनी की मशहूरी के लिए क्या करो तो करो, चित्र करो, क्या जय में तो नहीं, उसे लगेगा कि आई एम नॉट पॉपुलर। शेख साहब मतलब उस पर कभी कभी उनमें क्या खुद को अपना नुकसान कैसे करते थे वो, थोड़ा ही वुड नॉट सी द अदर साइड ऑफ पिक्चर। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो ही इंसिस्टेड दैट 75 के 75 अनअपोज्ड होने चाहिए। सो दैट फर्स्ट इलेक्शन कश्मीर हैड ऑल द 75 वर अनअपोज्ड। 2-3 सीटें जहाँ थी उनको करा गया, दीपीदार बता रहे मोल ने किया, फिर ये जब इसमें आए क्या नाम है असेंबली में, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, दिल्ली वाज फीलिंग अनईजी, इन्होंने लैंड के बारे में निकालना, झंडा अलग होगा हमारा, ये वर नॉट कंफर्टेबल। तो आपको याद होगा कि कश्मीर की जो ऑटोनॉमी है, it was under Article 370, which is not permanent feature of Constitution itself. वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का उस तर मोहतान लीडर, ये जो इसको में हुआ ना 2019, ये प्रोसेस उसी वक्त शुरू हुआ था जब शेख साहब ने दिल्ली एग्रीमेंट किया था 52 में। उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन उन्हें माना नहीं था, ये करूं, उन्होंने कहा ये मानेंगे, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे।
उस वक्त से तलाश शुरू हो गया कि दैट ही इज गेटिंग टू बिग फॉर हिज शूज. तो अब नेहरू पर भी दबाव पड़ता लगा. नेहरू आल्सो स्टार्टेड थोड़ा फीलिंग लाइक दैट. तो इनको देखिए, ये गए थे कि हमको ये करो, वो माना नहीं, किसी ने नहीं माना. इनको कराया और इनको बोला कि अच्छा आपको जो गारंटी चाहिए. भीमराव अंबेडकर जो था, ही वाज अपोज टू एनी ऑटोनॉमी स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर. ये तो सही बात है. उसने कहा फिर उन्होंने उसको बोला कि अच्छा 370 बनाओ. नाम थे नहीं, टेम्पोररी प्रोविजन, टेम्पोररी तो दे दे, कुछ दे दे. उसने कहा आई विल नॉट ड्राफ्टेड. वो गोपाल स्वामी अयंगार एक बोला था, वो यहाँ प्राइम मिनिस्टर था, फिर वहाँ सेंट्रल में वो सेक्रेटरी वगैरह रह के. तो वो उसका बेटा है पारसे सारथी, जिस जो बेग साहब के साथ जो बातचीत करता था. तो उन्होंने जो बनाया यहाँ के लिए, यहाँ का ढांचा जो बनाया. लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जो नेहरू की कैबिनेट पहली बनी, उसमें हर शेड के थे लाए थे. उनको पता था वो किस शेड के हैं, ओपिनियन के हैं, वो भी थे. वो मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन उन्हें रिजाइन किया एंड ही फ्लोटेड हिंदू महासभा. फिर बाद में जनसंघ उसका नाम लिया गया. उन्होंने लेकिन नेहरू के रिजाइन किया. तो उन्होंने डिफाई किया. उन्हें यहाँ कश्मीर आने के लिए बाहर से कोई आता था, परमिट उसको चाहिए था 53 तक. वहाँ लखनपुर में परमिट देखते थे, बाहर जाने के लिए भी परमिट. मैं गया था एक बार बाहर, परमिट लेना पड़ता था, मैं बाहर जा. सो इट वाज ए परमिट, पासपोर्ट नहीं था, परमिट सिस्टम था. तो ही वायलेटेड दैट. अब वो मिनिस्टर रह चुका था, बड़ा लीडर था. उससे वो उनको उठा के जेल में बंद करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो जनसंघ का फादर है, जो फादर जिन्हें पैदा किया, जो थे वो क्रिएटेड जनसंघ, तो वो उनको लाए यहाँ निशात में रखा, गेस्ट हाउस में कन्फाइनमेंट. डॉक्टर अली जान उनको देखने जाते थे. उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया. बाहर आग लग गई, शेख साहब के खिलाफ हुए. सो विद इन 2 months शेख साहब हैड टू गो. 53 हो गया. He was replaced. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला जल्दी करो, जल्दी हो गया. 57 में पास हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. उसने रेटिफाई किया एक्सेशन, बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व करो, बोलो डिसॉल्व करो. इतनी देर में बख्शी साहब थोड़ा रेजिस्ट करते रहे, कुछ लाए उन्होंने लाए. फिर सादिक साहब जब आए तो उसने कहा, सादिक साहब बाय कन्विक्शन वाज हिंदू, उनका कुछ नहीं था, उनका यही था कि हिंदुस्तान के साथ ठीक ही है. तो इसलिए ही डिडंट फील एनी पेन. बख्शी साहब रजिस्ट किया कि नहीं ये नहीं लाऊंगा. बख्शी साहब के टाइम में एक तो पहले सदर रियासत का ओहदा उठाया गया, गवर्नर आया, चीफ मिनिस्टर का गया, वो गया. उसके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्हें कांग्रेस बनाया. So this happened in Sadiq Saab's time. तो maximum erosion Sadiq Saab के time. But he believed in that I am doing the right thing. He was not doing any opportunistic thing. वो पॉलिटिक्स थे, वो शुरू से ऐसे थे. हिंदुस्तान के साथ जाना तो जाना ही चाहिए पूरा तरह से. We should be fully. तो उनका अकीदा ऐसा था. That's what he used to tell me. लेकिन उनके भी एक बात बताऊं, उनकी कोई एक खासियत थी. जब ये स्टेट पीपल्स कन्वेंशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था 1968 में खत्म हुआ, तो सेंटर को आइडिया लगा कि इससे तो जिंदा हो गई यहाँ सेसेशनिस्ट मूवमेंट, अलहदी पसंद मूवमेंट ज्यादा शेख साहब के ये है. तो एक आईसीएस अफसर एलपी सिंह हुआ करते थे, होम सेक्रेटरी, वो यहाँ लेके आए और उन्होंने सादिक साहब को कहा इन लोगों को अरेस्ट करना है, मतलब ऑल दिस प्लेबिसिट फ्रंट लीडरशिप, इनको अरेस्ट करना है, ये करेंगे. ये सादिक साहब ने मुझे खुद बताया. सादिक साहब सर, मैंने कहा आपने क्या किया? कहता मैं तो पुछल पाने वहाँ गुजारी मन क्या कुछ का चच. उन्होंने कहा दूसरे दिन सुबह मैंने कैबिनेट में कहा कि एलपी सिंह आए हैं, वो ये लेके कि इन सबको अरेस्ट करें, शेख साहब को भी पीछे अब बंद करें. तो कहते कैबिनेट ने कहा जी करें. कहता मैंने कहा मैं नहीं करूँगा. He refused. Said no. On the other hand, they have opened their windows to wind from across the opposite side. तो आप कर रहे हैं, बंद करेंगे. तो सादिक साहब ने मुझे को बताया, कहते कि फिर he put his foot down, he said no. हालांकि वो इतना इरोजन सबके टाइम में हुआ, लेकिन कुछ चीजों में वो स्टैंड लेते थे. उन्होंने कहा मैं नहीं. आपको पता है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन कहते थे, कहते हैं ही स्टार्टेड पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एट द टाइम. करने दो शेख साहब को भी तकरीर, क्या होगा. सो उन्हीं के टाइम में
وہ کشمیر کانسپریسی کیس جس میں شیخ صاحب انوالو کیے گئے تھے وہ وڈرا ہو گیا صادق صاحب کے ٹائم میں. مطلب دس از اے پازیٹیو سائڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. نیگیٹو سائڈ میں تو یہ ہے کہ ایروجن کر دیا سارا, آٹونومی ختم کر دی, نیشنل کانفرنس ختم کر دی. بٹ ہی واز, اس کے ٹائم میں اخباروں کی تھوڑی بہت سانس لینے کی آزادی زیادہ بیٹر ہو گئی, یو کوڈ ٹاک مور فریلی. تو ہی واز, حالانکہ وہ اتنے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں تھے لیکن پالیٹکس جانتے ہیں, ہی نیو پالیٹکنگ اینڈ پالیٹکس بہت. تو وہ تھے, آئی واز, مطلب ہی واز اے گڈ فرینڈ آف مائن. اچھی طرح سے اس کا کنٹرول دلی سے ہوتا تھا یا ماسکو سے؟ ماسکو نہیں ہوتا. وہ مفروضہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ نہیں ماسکو کچھ نہیں ہوتا. ماسکو تھا, دیکھیں ہمارے جہاں یہاں تک کمیونزم جو تھے اس کی وولٹیج بہت کم ہوتی تھی. اچھا, وولٹیج صرف وہ تھے میرے سمدھی جو تھے, مائی ڈاٹر از میریڈ ٹو عبدالستار رنجور سن. تو وہ ہی واز دا لاسٹ پرسن آئی تھنک ہو ہیلڈ دس پوسٹ, جب تک ان کو ملٹنٹس نے مارا 89 یا 88 میں, 89 میں ان کو مارا گھر پر. تو ہی واز دا لاسٹ ٹو ہولڈ بینر. باقی لوگ تو ایسے ہی تھے, مطلب لیفٹسٹ تھے, ڈی پی صاحب بھی تھے, مطلب کانگریسی لیفٹسٹ تھے. وہ یہ صادق صاحب بھی تھے, کانگریسی لیفٹ تھے. یہاں کمیونسٹ پارٹی تھی, کچھ لوگ تھے جن کے, بٹ یہاں کے ان کا ویژن واز ڈفرینٹ. لیفٹ ایلیمنٹ یہاں ایک ٹائم میں تھا کمانڈ میں, جب 40 مطلب لیٹ 40s میں, 44, 45, 46, 48, اس میں ایک تھا بی پی ایل بیدی, کبیر بیدی جو ایکٹر ہے, اس کا باپ. میں نے ان کو دیکھا ہے, وہ فیرن لاگان مجاہد مزل میں نیا کشمیر ان کا بنایا ہوا بیسیکلی. فریڈا بیڈی برٹش لیڈی ہو واز میریڈ ٹو ہم. تو وہ کرتے تھے نیا کشمیر. نیا کشمیر ڈاکیومنٹ جو ہے, نیا کشمیر آج کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, نیا کشمیر واز اے سوشو اکنامک ڈاکیومنٹ پروڈیوسڈ بائی نیشنل کانفرنس بفور 57 دیٹ وین وی کم ٹو پاور. اس میں لینڈ ریفارمز لکھا تھا جو یہاں ہوا, اور جس کی وجہ سے کشمیر آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہوا ہے, اور جو اس کی قیمت ایک پرائس وہ بھی تھی شیخ عبداللہ صاحب کو دینے پڑے کہ دہلی wasn't happy with it that you should go with that. تو وہ جو اس وقت تو لیفٹ اورینٹیشن کافی اچھی خاصی تھی اس میں. عبدالغفار خان ان کو فرنٹر گاندھی کہتے ہیں, وہ بھی آتے تھے کبھی. بخشی دور پہ جانے سے پہلے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا. جب شیخ صاحب 75 کے بعد کانگریس ہاؤس کے لیڈر بن گئے, تب انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اب نیشنل کانفرنس کی ضرورت ہی کیا ہے, اب کانگریس ہے تو کانگریس ہی رہنے دو. مجھے یہ وید بسین نے بتایا, وہ کانگریس کے مطلب انہوں نے بتایا کہ شیخ صاحب نہیں چاہتے تھے, ساتھیوں جن میں آپ بھی تھے ان کی وجہ سے نیشنل کانفرنس کو ریوائیو کر دیا. لیکن ان بٹوین ہی واز, مطلب وہ بہت ہی لبرل اس حد تک ہو گئے تھے کہ ایک بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 373 کی ضرورت ہی کیا ہے, آپ تو ڈائریکٹ انفارمیشن تھی تو یو آر دا فائر فائٹر. دیکھیے وہ قصہ میں سناتا ہوں. جب انہوں نے وہ 370 کا قصہ کہا تو میرے تھے بڑے قابل ذہن نیک شریف آدمی کے ایل دار, میں ڈپٹی بالکل جانتا ہوں. میں ہے مارا میں کیا بھائی بات نہ 370 کشیر لائی آپ آئے کیسے بن کے. وہ دلی میں کہا انہوں نے یا اسمبلی میں کہا؟ جموں میں کہا. ایسے ہی کیجولی کہا, آئی ڈونٹ نو وائی کہ کئی بہت لوگوں نے بہت اسی تعویل دی. کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ مرارجی دیسائی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو رکاوٹ نہ ڈالیں فاروق عبداللہ صاحب کی ٹرانزیشن اوور میں, بٹ مے بی بیکاز ان پالیٹکس نتھنگ از, آئی ڈنٹ نو اٹ واز آؤٹ آف. تو میں نے ان سے کہا کہ اب میں شیخ صاحب سے ملا شام کو دن, میں نے کہا یہ انہوں تو آئی تھی 370 میں کیا کرا ہوا کار پانے میں کیا پتا ہے ڈائریکٹر انفارمیشن چیز از یور ڈیوٹی ٹو تھنک واٹ ٹو ڈو. تو ریڈیو پر ہم نے اناؤنس نہیں کروایا, وہ اتنا کرایا, لیکن اب اخبار میں چھپ گیا, کیا کریں گے. تو اٹ واز, دیکھیے جس وقت یہ ہو رہا تھا ایکارڈ, آئی واز ان جموں. جب پہلے میں دلی میں تھا, میرے پاس میں ایک بار میرے بہت نا پیٹریٹ کا کارسپونڈنٹ تھا, میں نے اس کی ڈیٹیلز کچھ چاہیے جو کسی اور اخبار میں نہیں تھی. ڈبلی کیمل آل انڈیا گلوبل BBC پک ڈیٹا. تو قاسم صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے, ہے میرا سے چنیش رہا یہ کہیں کہہ رہے شیرین صاحب تو دونوں قاسم صاحب پر ناراض.
Domnul, și trebuie genuine n-a dat până așa, lucrul go impression me tu bishut moi ki do achi aite. Whatever it is, I'll apologize to him. But I was doing my duty as a journalist. I had fumbled upon a news of global importance. I had to give it. Sheikh Abdullah is being sworn in, and Delhi has agreed that if he wants to retain the title of Wazir-e-Azam up to Lakhanpur. उसके बाद he will be prime minister, वो chief minister. Lakhanpur to Baramulla, Khanbar to Kaladiyar, he can call himself Wazir-e-Azam. ये भी था, he could call himself Wazir-e-Azam. But not beyond that. और दूसरा ये कि उस वक्त ये भी तय हुआ था कि he will be leader of the Congress legislature party. ये उस शाम तक है. लेकिन शाम को उन्होंने मिसेस गांधी का फोन आया कि नहीं, लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मीर कासिम ही रहेंगे, वो सपोर्ट करेंगे शेख साहब को. देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू. मेकिंग शेख साहब लीडर ऑफ द काउंसिल लेजिस्लेचर पार्टी एंड नॉट मेकिंग हिम ए लीडर, keeping him where he is, non-Congress, but supporting him from inside or outside, whatever it is. तो उससे शेख साहब को भी शक हो गया. इसलिए जब उनके ओथ लेने का टाइम था 25 फरवरी 1975 को, हम उधर मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन था, एलकेजा उधर जहाँ राजभवन है, जब एलकेजा बड़ा शरीफ डिसेंट इंसान, वेरी हाईली कल्चर्ड. उनने कहा कि आ क्यों नहीं रहे, आधा घंटा लेट हो गया, गेस्ट भी लेट हो गए. तो मीर कासिम रश बैक टू गेस्ट हाउस, कनाल रोड, वहाँ गेस्ट हाउस है. चाहे शमीम भी साथ गए थे और अकेले गए थे. शेख साहब को थोड़ा पैसिफाई करने के तो है तिमुचि नियत पार्लियामेंट में बयान दिन में सरेंडर कोरमुत मिश्र क्या कर रहा मालूम. आफ्टर ऑल फिर भी हो गई. शेख साहब फिर 40 मिनट के बाद मेरे ख्याल वो डिले हो गई थी, फिर वो आ गए. अच्छा, जब वो आए फिर एक बार हुकूमत में आए तो मजा ही आ गया. फिर हालात बदल गए. लेकिन सईद साहब, आप बख्शीदौर को कैसे देखते हैं? और ये इतने नजदीक थे, मतलब शेख साहब ने अपनी जिंदगी में 2 डिप्यूटीज को मतलब मान लीजिए दूर कर दिया या दूर हो गए वो. एक जमाने में बख्शी साहब और दूसरे जमाने में बेग साहब. देखिए, बख्शी साहब के बारे में एक चीज याद आपने नहीं सुना होगा. मुजाहिद मिल में एक मीटिंग हुई 47 के आसपास में शायद कहीं है, हमको क्या करना चाहिए. बख्शी वॉज द फर्स्ट टू से. उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहिए, हमारी जोग्राफिकल कंडीशन वही है, हमारे जरियाओं का रुख होता है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान ही है, और तकसीम हिंदुस्तान की हो रही है इसी बेसिस पर कि मुसलमान मुल्क उतर रही है. हम और हमारी जोग्राफियाई हिस्ट्री, तो हमको वहीं जाना चाहिए. ही वॉज ओवर रूल्ड. शेख साहब वॉज द फर्स्ट टू अपोज, देन अदर्स, एवरीबडी, बेग साहब, मौलाना मसूदी, एवरीबडी एल्स. फिर ये खड़े हो गए. उसने कहा जब सब ये फैसला कर लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वफादारी सर करूं, अब यही मुझे मंजूर है, आपका फैसला मंजूर है मुझे. सो डोंट ब्लेम हिम. ही हैड सेड एट दैट टाइम, ही वाज द ओनली पर्सन हु हैड सेड एट दैट टाइम वर्किंग कमेटी में. ये बख्शी ने कहा था. तो वो उन्होंने कहा बाद में शेख साहब ने कहा कि घर पर जब उन्होंने कहा जब फैसला हो गया तब लब्बाइक, मैं पीछे साथ हूँ. और जब देखिए बख्शी साहब आल्सो हैड टू पे प्राइस. उसको उनको कह रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन का सिलसिला है सेंट्रल लॉज का या वगैरह, या इट्स नॉट फास्ट इनफ, सितो सवाल वार पकाना एंड एट वन कुछ तो थोड़ा बहुत करप्शन भी उनके टाइम में कुछ ज्यादा हुआ. तो एट वन टाइम दे फेल्ट दैट ओके यूटिलिटी इसकी खत्म है, नाउ इट्स टाइम टू चेंज. Because he never gave up this designation of prime minister, never gave up designation of Sadr Riyasat, never gave up this national conference. These were suggestions put to him, but he didn't. तो इसलिए he had to pay the price for it. हालांकि कश्मीरी के उसको जालिम देखते हैं, कश्मीरी लोग उसने किया उसने, because he had to rule. वो पॉपुलर रूल को रिप्लेस करने आए थे. उसमें यही होता है फिर जब when you suppress people, you become unpopular. So he became unpopular because but उसमें भी कुछ there was some flame was burning within him. He did not do, he went up to a point, not beyond that.
لیکن کہتے ہیں وہ مطلق العنانی کا دور تھا اس ہاں دور تھا بالکل. مطلب بہت لوگوں پر بہت ظلم ہوا ہے, خاص کر مہاجرہ شماری والوں پر, جو ادھر کے لوگ بہت. لیکن دوسری طرف دیکھیے میڈیکل کالج اس ٹائم بنے, یہ انجینئرنگ کالج اس ٹائم پہ بنے ہیں, جتنے تعلیم, مطلب ہی واز اے بینیولنٹ ڈکٹیٹر, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہسٹری میں بینیولنٹ ڈکٹیٹر. فیاض ڈکٹیٹر واز. بٹ وہ جو ٹرانزیشن ہوا بخش صاحب کا اور بعد میں وہ صادق صاحب کا, مطلب بیچ میں مطلب وہ تو وہ اس میں صادق صاحب اکیلے نہیں تھے, ڈی پی صاحب بھی تھے اس میں, ڈی پی دار اور بہت سارے تھے. وہ انہوں نے بنائی ڈیموکریٹک نیشنل کانفرنس. خود نہرو نے کہا کہ یہ دیکھیے آپ اگینسٹ شیخ صاحب, تو آپ لوگ اگر بٹ گئے تو آپ کے تنکے اڑ جائیں گے. سو دے ور پریشرائزڈ ٹو کم بیک اگین. تو دے کیم بیک. صادق کیا کہ بخشی صاحب کی they were also seeing بخشی صاحب is getting unpopular, اور تھے ہی unpopular. ان کو جواب ہی یہ دیا گیا تھا, کیونکہ اینی بڈی ہو سکسیڈڈ شیخ صاحب, پاپولر لیڈر شیخ صاحب کی بھی اپنی خود پاپولرٹی بیکاز آف ہز ڈکٹیٹوریل. شیخ صاحب بھی کوئی ڈکٹیٹوریل رول تھا. ایز اے رولر ہی واز ویری انٹالرنٹ آف ڈسینٹ. وہ بالکل انہوں نے جمہوریت کے لیے لڑا, جیل گئے, ہم کو جمہوریت دلوائی, لیکن خود بیسیکلی ہز ٹالرنس لمٹ واز ویری لو. وہ کوئی ان کے خلاف بولتا تھا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. حالانکہ لڑا انہوں نے, جدوجہد کی, ہمارے لیے جیل گئے, ہم کو دی وہ آزادی, لیکن پھر وہ آزادی استعمال کرنے کی ان میں وہ سخت نہیں تھی. ان ٹائم میں بہت گرفتاریاں ہوئی ان کے ٹائم, بہت بڑی کتنے لوگ مطلب ڈپورٹ کیے گئے پاکستان. شمیم صاحب کی فیملی کے کتنے لوگ, ان کے 2 چچا تھے, ایک جج تھے اور ایک شاید تحصیلدار تھے, جو شیخ صاحب کے سپورٹ میں تھے, لیکن وہ دیور سم ٹائمز کبھی وہ تھوڑا اونچا بھی بولتے تھے. تو کیا ہوا کہ ان کو سیدھے پاکستان کی ساری فیملی گئی. بلکہ ان کے دادا, شمیم کے دادا مولوی عبداللہ وکیل, who had a hand in freedom movement, many people give many interpretation کہ بھائی وہ ان کو احمد جیزار پر کر کے لے رہے, وہ کر رہے تھے, لیکن بٹ ہی واز مور انفلوئنشل. انہوں نے ان کو کہتے ہیں کہ مطلب پبلک اسپیکنگ میں شیخ صاحب جب علی گڑھ سے آئے تو تھوڑا انہوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ پبلک اسپیکنگ میں کیا کیا ہوتا ہے, کیا اس میں یہ تھے, کیا نہیں تھا کیا. لیکن دیر واز اے سم سارٹ آف اسکول جہاں یہ باتیں ہوتی تھی. پھر کہتے ہیں کہ جب شیخ صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو شیر گڑھی میں گئے, تو یہ گیا ان کے پاس کہ آپ, مولوی عبداللہ گئے ان کے پاس, آپ نے میرے بچوں کو کیوں باہر بھیجا, کیوں ظلم کیا ان کا. He must have been not very kind to him. یہ گرو تھا اس کے, یہ گرو جب چیلے کا گیا تو he came back and he died of heart attack. شیخ صاحب مطلب شیخ صاحب کے ساتھ اس کے بعد آئے. The presumption was that probably شیخ صاحب wasn't what he expected him to be. چیلا تھا, میرا شاگرد رہ چکا تھا. کشمیر میں ریئلی میں حقیقت میں دیکھے گا آزادی as you see in other states of India, وہ یہاں نہیں رہی, کبھی بھی نہیں رہی. There was always somebody looking over the shoulder of who was our ruler. Always looking over. اس کو بات کرتا تھا ایسے. So it happened like that. There was nothing like that. ایک کریکٹر رہے ہیں بہت مختصر پیریڈ کے لیے, کہتے ہیں وہ بخش صاحب نے اس کو پک کیا تھا ایز ہز پراکسی, شمس الدین وکیل صاحب جو پرائم منسٹر بنے. وہ ان کے بارے میں ہسٹری خاموش. نہیں, اس کی وجہ دیکھیے کیا تھا. یہ جواہر لال نہرو واز آلسو, وہ سوچنے والے لوگ تھے. انہوں نے کانگریس پریزیڈنٹ بنایا تھا کامراج, ساؤتھ انڈین تھا, تامل بولتا تھا, بڑا سمپل آدمی تھا, کامراج کہتے ہیں اس کو. تو ایک ان کو آئیڈیا انہوں نے بنایا, اس کو کامراج پلان کہتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے کہا کہ ان لوگوں کو یہ اب ہم کو دے آر بیکمنگ اے تھوڑا لائبلٹی, ان کو ہم نکالیں گے. ایک بخشی صاحب, پنجاب کے پرتاپ سنگھ کہرو, اور شاید اڑیسہ کے تھے پٹنائک, شاید بیجو پٹنائک, تو یا کوئی اور تھے, یہ ان کے نام. ان کو بتایا گیا کہ اچھا جی آپ سب چیف منسٹر جتنے ہیں وہ کانگریس چیف منسٹر جتنے ہیں کانگریسی تھے اس وقت, وہ نہرو کو اپنا ریزگنیشن دے.
Bakshi Saab was not obliged to give his resignation क्योंकि he was not a congressman, he was a national conference man. लेकिन इनने ताम में देखे he didn't understand the trick क्या है. इन्होंने कहा कि पहले मैं कांग्रेस का मेंबरशिप लेता हूँ. ये चौनी उन्होंने चौनी निकाली जेब से, एक्चुअली चौनी वो रखी वहां पर और कांग्रेस का टिकट लिया, कांग्रेस का टिकट, और इसके साथ मेरा रेजिग्नेशन टू शो टेल नेहरू कि आपके कहने पर लब्बैक मैं कह दिया. He didn't know what was the game behind. दूसरे दिन जब अनाउंसमेंट हुआ उसमें उसका भी नाम था कि वो एक्सेप्टेड हो गया. अब बख्शी फंस गए, क्या करेंगे. अब उसने कहा अब ये ज्यादा देर तुम्हें चलने नहीं दूंगा, तो इसलिए किसी को रखूंगा वहां पर जो कल को उतरने को तैयार होगा. तो ही थॉट शमसुद्दीन इज द पर्सन, ये जिसको मैं बनाऊंगा. पर और शमसुद्दीन साहब भी ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में नहीं बैठे वहाँ सेक्रेटरीट में, वो प्लानिंग कमीशन चेयरमैन के दफ्तर में बैठे. उन्होंने कहा बख्शी साहब आएंगे तो वही बैठेंगे अपने, वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में नहीं, कभी नहीं बैठे. नहीं he was the prime minister. He was the prime minister, yes. वो तो प्लानिंग वहाँ प्लानिंग कमीशन की कुछ का चेयरमैन होता था, उसका इक्विवेलेंट रैंक होता माना जाता था चीफ मिनिस्टर. वो उधर उस दफ्तर में बैठे थे. उस दफ्तर में कहते हैं ये बख्शी साहब का दफ्तर. इतनी देर में मोह मुकद्दस हो गया और 3 महीने के बाद शमस साहब की छुट्टी हो गई. लेकिन शमस साहब थे कौन? शमसुद्दीन वो एक्चुअली वकील थे. अच्छा. पहले अब्दाई नहीं से काम करे, वकील में अच्छे खानदान से अनंतनाग के. तो बख्शी साहब ने पिकअप किया उनको, मिनिस्टर बनाया था जब 53 में, तो उनको रिटेन किया था. ही वाज मतलब सबसे इनॉक्यूअस क्या बनन बेज़रर इंसान उनको नजर आया. अंग्रेजी में सिंपल टन कहते हैं. तो उसको उन्होंने फिर जब आया तो फिर यहाँ मोह मुकद्दस हो गया, हालात बदल गए. मोह मुकद्दस के बाद फिर उसकी सूरत में फिर 3 या 4 महीने के बाद इनको जाना पड़ा. सादिक साहब आ गए.